नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। सीए संकल्प खान से इज बैक विद अनदर रिवीजन सीरीज। सो इस बार है चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनफैक्ट पूरा ये चैप्टर ही नया आ गया है एज पर 2021 आईसीएआई मॉड्यूल। तो आइए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड आप पूरा सुन लो, एटलीस्ट 3 बार सुन लेना, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एज रिगार्ड्स द होल फ्लो। इसमें मैं वही सब चीजें करवाने वाला हूं जो बहुत जेन्युइन और इंपॉर्टेंट है। कैसा है बताइएगा, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने स्टैटिस्टिक्स भी दी है, बिकॉज आपको पता होगा क्योंकि पावर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और आईटी सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर में बहुत सारा इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स वाला ज्ञान है वो मैं ये रिवीजन सीरीज में कवर नहीं करने वाला हूं, बिकॉज एनी विच केस वो एग्जाम में नहीं आएगा। रिवीजन सीरीज में वही चीजें कवर होगी जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जहां से पूछ सकता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने प्रिपेयर किया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से एंड वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीए संकल्प खान से आप टाइप करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, यू विल गेट इट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 सेक्टर को यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कवर किया है, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। एज रिगार्ड्स पावर सेक्टर, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर्स, पोर्टर्स, 5 फोर्सेस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये 3 चीज को अपने को एकदम प्रॉपरली पढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके फीचर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, एमएसपी एंड इट्स डिटरमिनेंट, एंड लास्ट में एक केस स्टडी है एग्रीकल्चर की, बहुत ही अच्छी है। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे अपने को पढ़ना है फीचर्स, टूल्स, टेक्निक्स एंड केस सिनारियोज। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर, एंड जैसा आप यहां पे देख सकते हो दैट पावर सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड, सो रेगुलेटेड एंट्री एंड ऑपरेशंस। लेट मी टेल यू, मुंबई को छोड़ के पूरे इंडिया में जो पावर है ना, दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओनली मुंबई में टाटा है एंड पहले रिलायंस था, अब अडानी इलेक्ट्रिसिटी है। इस तो ये प्राइवेट प्लेयर्स है, टाटा इज अ प्राइवेट प्लेयर, अडानी इज अ प्राइवेट प्लेयर। इसके अलावा पूरे इंडिया में इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट। तो स्टेट ही पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी आपकी इंटरनल, आप जो स्टेट में रहते हो, सिटी में रहते हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज हाईली रेगुलेटेड। प्लस क्या होता है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीजों के लिए सब्सिडी देता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंजम्पशन जो है वो एक नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी है तो इट इज रेगुलेटेड बाय स्टेट एंड ग्रांट ऑफ सब्सिडीज अलाउड। तो फर्स्ट फीचर क्या है, दैट इट इज रेगुलेटेड एंट्री एंड ऑपरेशंस। सेकंड, वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अनडिसिप्लिन्ड कंज्यूमर्स। वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर्स बिकॉज इंडिया इज सो ह्यूज एंड आज की तारीख में हर एक ऑलमोस्ट विलेज में भी, रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। अगर आप लोग ने स्वदेश मूवी देखी होगी तो वो टाइम पे क्या था, दैट देयर वाज नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन सो मेनी रूरल एरियाज एंड विलेजेस, बट आज की तारीख में हर एक कंज्यूमर के पास ऑलमोस्ट पहुंच गई है, इंक्लूडिंग द इंटीरियर्स ऑफ विलेजेस। सो वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर्स है, इंक्लूडिंग अनडिसिप्लिन्ड कस्टमर्स। सो अनडिसिप्लिन कस्टमर्स का होता है क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपका जो, आप लोग ने एक मूवी देखी है शाहिद कपूर की बत्ती गुल, इसमें क्या होता है, देयर इज अ चीटिंग डन बाय द कंज्यूमर्स। मतलब आपने जितना कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी किया है आप उसके लिए उतना पे नहीं कर रहे हो। मतलब आपने 100 से यूनिट्स कंज्यूम किया है, बट आप पे करोगे खाली 50 यूनिट्स का, बिकॉज आपने कुछ मैनिपुलेशन किया है अपने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में या कहीं पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। सेकेंडली, अनडिसिप्लिन्ड का मतलब यहां पे होता है दैट यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट थिंकिंग कि भाई बराबर कंजम्पशन हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं टीवी देख रहा हूं तो दिन रात भर टीवी चालू है, तो उसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन। मैं सो गया तो भी टीवी चालू है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो ये जो इनडिसिप्लिन है, 2 टर्म्स में, एक इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट एंड दूसरा इनडिसिप्लिन है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज। ये दोनों ही इंडिया में एक बहुत बड़ा फीचर है पावर का, जो नहीं होना चाहिए, बट दैट्स व्हाट इट इज। सो वाइड स्प्रेड मतलब पूरे इंटीरियर्स तक है, एंड अनडिसिप्लिन यानी वी आर नॉट वन पेइंग एज पर व्हाट वी हैव यूज्ड। हर जगह पे ऐसा नहीं है, बट कई जगहों पे, कई विलेजेस में ऐसा क्या करते हैं ये लोग कि बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की चोरी। सो दैट शुड नॉट हैपन, बट दैट इज अ फीचर ऑफ हियर। थर्ड है मेरा कॉम्प्लेक्स बट अ कंटिन्यूअस नेटवर्क। जैसा आप यहां पे देख सकते हो, मैंने लिखा है ग्रिड, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, पावर लाइंस, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। सो अब उसके लिए मैंने ना एक डायग्राम बनाया, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी का जो
होल सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन, सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसमिशन, थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, उसको जनरेट करने के लिए या तो आप हाइड्रो विच इज वाटर यूज कर सकते हो, स्टीम यूज कर सकते हो, विंड एनर्जी यूज कर सकते हो। आपने पावर टर्बाइंस देखे होंगे, गोल गोल घूमते रहते कई जगहों पे, या फिर आपने सोलर पैनल्स देखा होगा तो आप सन को यूज कर रहे हो, या फिर थर्मल कोल। तो क्या होता है यहाँ पे कि आप कोल को जलाते हो जिससे जो स्टीम आता है, तो आप बहुत ह्यूज टन्स ऑफ कोल आर बर्न, जिससे जो स्टीम जनरेट होता है उसको यूज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो इतना जो ह्यूज लेवल का कोल है वो आप एक बॉयलर में चलाओगे, बॉयलर से स्टीम निकलेगा, फिर एक टरबाइन होता है, दैट टरबाइन विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज व्हाट, सो यहां पे स्टीम, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो, सोलर। तो सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी में आपका जितना भी सन का रेज है वो सब वो सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगा। जितना भी सन का सोलर का जो रेज, सन का रेज है वो सोलर पैनल उसको अपने पास सेव करेगा, एंड देन from that electricity is generated. So these are the ways in which electricity can be generated: hydro, wind, solar, thermal, coal, majorly ये है। कुछ एडवांस्ड कंट्रीज है जो न्यूक्लियर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो फार इंडिया में इट हैज नॉट बीन डन। सो ये जब पावर जो भी यहां पे है, तो जहां पे भी ये जनरेशन करना है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे एक पावर स्टेशन सेटअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल कई बार वाटर का फ्लो इतना फास्ट होता है, डैम्स अगर आप लोग ने देखा होगा तो डैम्स में वाटर का फ्लो इतना फास्ट होता है कि वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इन सच सिचुएशंस, या फिर आप लोग ने बहुत देखा होगा कि बहुत एकदम खाली जगह है, वहां पे वो लोग विंड के टरबाइन सेटअप कर देंगे। अगर वो लोग ने वहां पे सेटअप कर दिया है तो वो विंड से भी जो पावर जनरेट होगा, दे विल अक्यूमुलेट दैट पावर। उसके लिए क्या सेटअप किया जाता है, पावर स्टेशन या एक पावर प्लांट सेटअप किया जाता है। एक बार आप ये पावर प्लांट सेटअप कर लोगे, फिर बाद में तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम हो गया है, अब ट्रांसमिट करना है। भाई पूरा जो पावर स्टेशन जहां पे, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी रखना नहीं है, आपको ट्रांसमिट करना है। तो आप ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हो, पावर ट्रांसफार्मर सेटअप करते हो। एंड आप लोग ने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली जब आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, तो देयर आर केप्ट सम हाई वोल्टेज लाइंस। तो यहां से पावर ट्रांसफार्मर से, देखो एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा है स्टेप अप। क्या होता है, पावर को स्टेप अप किया जाता है सो दैट ह्यूज वोल्ट्स ऑफ पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये जो मेरी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइंस है ना, ये हाई वोल्टेज लाइन से पावर स्टेशन से पूरे इंडिया में ट्रांसमिट किया जाता है पावर को, एंड देन स्टेप डाउन करके। अब इतना हाई वोल्टेज का पावर अगर अपने घर पे आएगा, देन इन दैट केस एक स्विच चालू करोगे ना, पूरा घर उड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो यहां पे ये लोग क्या करते हैं, दे विल स्टेप डाउन, एंड इनके पास एक पावर सब स्टेशन होता है हर एक सिटी में। तो जहां पे भी ये पावर सब स्टेशन होता है वहां पे ये पावर स्टेप डाउन होता है, एंड देन फाइनली वहां से ये देखो आपने फिर ये छोटे वाले जो ऐसे तार है वो देखे होंगे अपने घर के उधर, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड फाइनली इट रीचेज योर होम। तो ये एक जनरल जर्नी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की है। बराबर, एज अ सीए थोड़ा टेक्निकल हो गया बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो स्टार्ट कहां से होता है, आप एक पावर स्टेशन या एक प्लांट, पावर प्लांट सेटअप करोगे। कहां पे, जहां पे वो सोर्स ऑफ जनरेशन है। सोर्स ऑफ जनरेशन यानी हाइड्रो वाटर, या सोलर, या विंड, या थर्मल, कोई भी आपने जो भी सोर्स से आपको पावर जनरेट करना है, वहां से स्टेप अप करके हाई वोल्टेज लाइंस के थ्रू पावर ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन स्टेज। फिर ये ट्रांसमिशन से स्टेप डाउन करके सब पावर स्टेशन सेटअप किए जाएंगे, एंड देन वो जो छोटे छोटे खंबे या अब इसको बोल सकते हो वो लगाए जाते हैं, उससे आपके और मेरे घर पे और ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ए समझगड़ू, अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये जो पूरा सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। एंड एज यू कैन सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज ऑन, एंड यही थर्ड फीचर है इसका, कॉम्प्लेक्स बट अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ग्रिड, सबस्टेशंस, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर लाइंस आपको सेटअप करनी पड़ती है, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स जो चेन है उससे आपके और मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो दैट वाज द थर्ड फीचर।
फीचर नंबर 4 है मेरा, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रोइंग। तो ये एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेट क्यों है कि क्या ये ग्रोइंग जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है, क्या अपन लोग उसको एज अ नेशन मैनेज कर पाएंगे? नहीं, ये एक थ्रेट है। एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसको अपन लोग ने मैनेज कर लिया, देन इन दैट केस देयर इज अ ह्यूज स्कोप जहां पे पावर जनरेशन कैन मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। एंड फिफ्थ पॉइंट है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज अ फीचर ऑफ कॉस्ट एंड रेगुलेटेड। सो यहां पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड कंपनीज है, स्टेट कंपनीज है या प्राइवेट प्लेयर्स है, दे कैन नॉट चार्ज यू अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट। और अगर आप लोग ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ा है अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, इन योर सीआईपीसीसी और इंटर, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स्ड होता है। आप अनवांटेड प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट आया, देन इन दैट केस आइदर रिजर्व्स में ट्रांसफर करके उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करो या फिर अपने गवर्नमेंट को पास ऑन कर दो। सो इन शॉर्ट, उसका जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, मतलब आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इट इज अ फीचर ऑफ कॉस्ट। तो उसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया है, कई बार वो लोग वो भी बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। आप उससे अनवांटेड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ कॉस्ट। आई विल रिपीट इट अगेन। रेगुलेटेड एंट्री एंड ऑपरेशंस, ओनली स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड। ओनली इन मुंबई देयर आर 2 प्राइवेट प्लेयर्स, टाटा पावर एंड अडानी। सेकंड, वाइड स्प्रेड stakeholders are there including undisciplined consumers, जो थेफ्ट भी करते हैं और जो कई बार अनवांटेड यूसेज भी कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। थर्ड, कॉम्प्लेक्स चेन है। कैसे? ट्रांसमिशन होगा, पहले जनरेशन होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ सप्लाई। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चेन है, बट कंटिन्यूअसली वी कीप ऑन गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। डिमांड ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इज एवर ग्रोइंग। इसका मतलब क्या है कि एक थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेट इसके लिए बिकॉज मेरे को अगर उतना इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना नहीं आ पाया, देन इट कैन बिकम अ थ्रेट। एंड एट द सेम टाइम अगर उसको मैनेज कर लिया, देन इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इज अ फीचर ऑफ कॉस्ट एंड रेगुलेटेड। यू कैन नॉट अर्न अनवांटेड प्रॉफिट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो ये मेरा सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कॉस्ट स्ट्रक्चर में, जैसा मैंने आपको बोला कि 3 मेजर चीजें होती है। क्या? एक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बिकॉज ये 3 मेजर चीजें हैं, तो कॉस्ट भी इन्हीं के लिए लगेगा। कॉस्ट भी मेरा क्या क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कॉस्ट, ट्रांसमिट करने का कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट। तो आइए देखते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट क्या है, इनका मतलब तो अपन लोग ऑलरेडी ये ब्यूटीफुल डायग्राम से, थैंक यू, समझ चुके हैं। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक के लिए क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जनरेशन। So generation, process in which electrical energy is produced using various fuel or other sources. तो आई होप आप लोगों को ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी जब मैंने लास्ट वाले मेरे डायग्राम के थ्रू समझाया था। इंडिया में जो है ना, मेजरली कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, विच इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी, जैसा आप यहां पे देख रहे हो। तो यहां पे कोल के लिए मेजरली जो मेरे कॉस्ट है वो क्या लगेंगे, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन रिलेटेड। तो उसके लिए देखो मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत सारा कोल आपको लेना पड़ेगा एंड देन उसको जलाना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन वो जनरेशन ऑफ पावर के लिए अपने को बॉयलर चाहिए, फिर बाद में अपने को एक टर्बाइन चाहिए और एक जनरेटर चाहिए। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूं, आप देखिएगा प्लीज। ये देखो यहां पे आपको दिख रहा है, तो देयर इज कोल। ये देखो ये बहुत सारा कोल है। ये कोल किधर जाता है? ये बॉयलर में। ये देखो इधर लिखा है बॉयलर। फिर बाद में यहां से जो भी है वो स्टीम निकलता है। फिर ये देखो स्टीम टरबाइन एंड जनरेटर, ये स्टीम टरबाइन में जाता है। फिर जनरेटर से बहुत ह्यूज लेवल का स्टीम निकलता है। जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एंड देन द हाई वोल्टेज लाइन पे ट्रांसमिट होता है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। सो क्या चाहिए अपने को? एक बॉयलर चाहिए तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर टरबाइन चाहिए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, और एक जनरेटर चाहिए। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर क्या क्या है, मेजर मेरा बॉयलर है, फिर बाद में ये देखो यहाँ पे टरबाइन है और यहाँ पे जनरेटर है। सो ये 3 चीज को एक तो मेरे को पहले परचेज करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन के लिए मेरे को जो कॉस्ट लगेगा वो, प्लस एट द सेम टाइम उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो सर्विस रिलेटेड आप देखोगे तो मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टिंग, तो ये मेरे प्रोडक्शन रिलेटेड एंड सर्विस रिलेटेड कॉस्ट हो गए। जो चीज प्रोडक्शन रिलेटेड है उसी को मैं यहाँ पे सर्विस करूंगा ना। मेरे पास एसी होगा तो ये एसी का एएमसी का सर्विसिंग कॉस्ट लगेगा, वैसे ही कुछ यहाँ पे बिकॉज थर्मल एनर्जी मेजरली यूज होता है, तो उसको जनरेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? बॉयलर चाहिए, टरबाइन चाहिए, जनरेटर चाहिए।
उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टिंग एंड बीच में जो यूटिलिटी कॉस्ट है, जैसे अगर मेरे को वो बॉयलर है तो बॉयलर को यूज करने के लिए मेरे को बीच में कोल डालना पड़ेगा, सो वहां पे ये फ्यूल ऑयल, कोल हैंडलिंग चार्जेस, एश हैंडलिंग, हाइड्रोजन जनरेटिंग, ये सब चीजें यूज होगी एंड विद दिस वी विल बी एबल टू कम आउट टू द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अब नेक्स्ट कॉस्ट है मेरा ट्रांसमिशन कॉस्ट। ट्रांसमिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। तो पावर स्टेशन से जब वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप करके जब ट्रांसमिट होता है, तो अपन लोग ने बहुत बड़े वो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त जो देखे हैं वो दे आर ऑल व्हाट, दे आर ट्रांसमिशन पार्ट्स। सो ट्रांसमिशन टावर्स अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू भी होता है, वो ट्रांसफॉर्मर्स होता है, सर्किट ब्रेकर्स होता है, इंसुलेटर होता है, तो इनके थ्रू, सो ट्रांसमिशन टावर मेजरली, बाकी ये सब चीजों के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है। अब यहां पे जो मेरा मेजर कॉस्ट है वो क्या है? एक तो ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करने का और जो सब स्टेशन बनाना है स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। सो यहां पे वो जो ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिशन टावर में बना रहा हूं वो सेटअप करने का, और फिर एक पावर सब स्टेशन स्टेप डाउन करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम फिर उनका भी मेरे को सर्विस करना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर एंड जनरल रिपेयर, ये जो मेरे कॉस्ट है, जनरल रिपेयर किसका? जो मेरा ट्रांसमिशन टावर है उसका। कंटिन्यूइंग, फिर है लास्ट पार्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स एंड आर यूज्ड टू मेजर इट्स कंजम्पशन। तो अब अपने यहां पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे अपन लोग उसको मेजर करते हैं? मीटर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी वाला एवरी मंथ एंड पे आता है, मीटर का रीडिंग लेके जाता है, उस बेसिस पे अपने पास बिल आता है, राइट। मेजर कॉस्ट हेड्स आर पावर परचेज। यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस होते हैं उनको पावर परचेज करने का जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ये सब जो उनको लगने वाला है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दीज कॉस्ट आर योर मेजर कॉस्ट। तो यहां पे देखो क्या आ जाता है, एक तो मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड दूसरा है सबस्टेशन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स में एडमिन, जनरल, रिपेयर एंड आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। सो इन शॉर्ट तीनों में जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में जो मेजर चीज है वो है, एक है प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर मेरा खाली जनरेशन में, एंड लास्ट है सर्विस कॉस्ट सेंटर। सो जो प्रोडक्शन वाली मेन चीज है उसी को मैं सर्विस करूंगा। तो आई होप ये अपने को क्लियर हो गया। तो जनरेशन ऑफ पावर, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड उसी का मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टिंग एंड बीच में यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर्स है, इसमें फ्यूल हैंडलिंग, फ्यूल ऑयल, हाइड्रोजन, एश मेंटेनेंस, वो सब आएगा। ट्रांसमिशन में दो है, प्रोडक्शन एंड सर्विस रिलेटेड कॉस्ट। तो एक तो ट्रांसमिशन जो टावर है वो जो मैं सबस्टेशन जो ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट, एंड दूसरा है सब स्टेशन का कॉस्ट जो स्टेप डाउन करवाता है। उससे जो सर्विस रिलेटेड कॉस्ट है वो बॉयलर एंड जनरल रिपेयर। डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड सबस्टेशन। सबस्टेशन इज वेयर जहां से आपके घर पे और ऑफिस में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहां पे मेंटेनेंस ऑफ एडमिन, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड जनरल रिपेयर्स आएगा। सो आई होप ये तीनों जो मेजर कॉस्ट स्ट्रक्चर है ऑफ पावर सेक्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो पहले आपको तो वो प्रोसेस बताना है, प्रोसेस के अंदर क्या क्या कॉस्ट आ सकता है वो अपने को लॉजिकली सोच के वर्कआउट करना है एंड विल बी थ्रू। अब लास्ट पार्ट है पावर का कि भाई पोर्टर्स 5 फोर्सेस पावर सेक्टर में कैसे अप्लाई होते हैं। तो अपने को पता है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस में क्या क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बैरियर्स टू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवलरी अमंग द प्लेयर्स। सो यहां पे सबसे पहला है बैरियर्स टू एंट्री। तो बैरियर्स टू एंट्री तो बहुत हाई है क्योंकि भाई ये बहुत हाईली रेगुलेटेड है बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहां पे अपने को लिखा है कि बैरियर्स टू एंट्री इज हाई एज इट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड हाईली रेगुलेटेड, एंड बहुत बड़ा कैपिटल यहां पे आपको लगता है, फिर जाके आपको जो जनरेशन ऑफ मनी होगा वो स्टार्ट होगा। दूसरा है कस्टमर पावर। कस्टमर पावर बहुत कम है। जब कस्टमर पावर कब होता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई कब होता है? जब उसके पास सब्स्टिट्यूट है, ए चल तू नहीं दे रहा है मैं किसी और के पास जाएगा, तब तो कस्टमर पावर हाई होता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही जगह से आने वाली है, तो कस्टमर पावर जो है वो बहुत ही लो है, नो अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। सप्लायर पावर, अब सप्लायर पावर आई वुड से मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट, बिकॉज
अपने को इनपुट्स चाहिए। सप्लायर मतलब अपने लिए एक से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए सप्लायर कौन हो गया, जो इनपुट देने वाला है, कोल देने वाला है या सोलर पैनल देने वाला है या विंड टर्बाइन देने वाला है, वो सब चीज हो गया। तो दैट इज देयर बट लिमिटेड है बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। सब्सटीट्यूट इफेक्ट, अब से फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल कोल से जनरेट कर रहा हूं बट हो सकता है कि मैं सोलर से भी करूं, मैं विंड से भी करूं, बट इट इज नॉट दैट इजी कि भाई मैं आज शिफ्ट कर दूं कि भाई आज मेरा सोलर से हो रहा था कल मैं विंड से कर दूंगा, एकदम इजी नहीं है ये शिफ्ट करना। तो सब्सटीट्यूट इफेक्ट अपने को देखना पड़ेगा। एंड लास्ट है मेरा कंपटीशन और राइवलरी, इसमें तो होने का बहुत कम स्कोप है बिकॉज इट इज एनी विच केस गवर्न बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बहुत लिमिटेड है। सो ये है मेरा पोर्टर्स 5 फोर्सेस फॉर पावर सेक्टर एंड विद दिस अपना पावर सेक्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, चलो अब अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अपन सबको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है विच इज प्रीडोमिनेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो यहां पे भी कुछ स्पेसिफिक 4 से 5 फीचर है, चलो आओ देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड मतलब बहुत बटा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पास किसी के पास बहुत बड़ा ह्यूज एग्रीकल्चरल लैंड है, नहीं, इट इज वेरी मच डिवाइडेड। फ्रेगमेंटेड मतलब बहुत ज्यादा डिवाइडेड है एंड दैट क्रिएट्स एन इशू। सेकेंड जो इसमें है कि इफेक्टिव रेगुलेशंस नहीं है यहां पे, मतलब अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, मैं अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो प्रॉपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वैसा ही कुछ यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। ना ही एग्रीकल्चर के जो सेक्टर की जो कमोडिटीज है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इवन दो दिस कंट्रीब्यूट्स टू मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यू कैन से एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, बट उसके बावजूद इफेक्टिव रेगुलेशंस नहीं है एंड दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो पहला फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड्स बटे हुए हैं, छोटे 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 सबके पास रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लैंड्स है एंड देयरफॉर देयर इज नो इफेक्टिव रेगुलेशन। तो सबसे पहला वो उसका फीचर है। Second feature is lack of understanding of cost and prices by the farmers. Farmers are exploited. कोई उसका मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होना चाहिए, और मैं अगर बाहर सब्जी लेने को जाऊं तो आलू का भाव मैं स्टॉक मार्केट पे देखूं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, और उस हिसाब से सब जगह उस हिसाब से प्राइसिंग होना चाहिए। सो ये बहुत आगे की सोच हो गई, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉस्ट क्या है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, राइट प्राइस, क्या फार्मर जो आगे सेल कर रहा है वो राइट प्राइस पे सेल कर रहा है कि नहीं, उसको कुछ आइडिया नहीं है भाई। वो अगर कई बार होता है कि 100 रुपए का खर्चा कर रहा है और सामने उसको मिल रहा है 50 और उसको पता भी नहीं चलता है, किसको, फार्मर को। सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट and prices by the farmers. Lack of understanding of costs and prices by the farmers, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल टू वर्क कोलैबोरेटिवली। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी एक फार्म बिल एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, जहां पे क्या बोला है, देखो पहले ना जो फार्मर्स थे ना, ये खाली टिपिकल जो इनकी मंडीज होती थी एक एपीएमसी करके, वहां पे ही सेल कर सकते थे, फिक्स था, कंफर्म, मतलब इनको एक रेगुलेशन के थ्रू, लॉ के थ्रू इनको वहां पे ही बेचना था। बट अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश है, अब रिलायंस फ्रेश इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, उसको तो डायरेक्टली चाहिए कि भाई मेरे को जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू क्या करेगा, फार्मर के पास जाएगा और फार्मर को बोलेगा कि सुन, तेरे तो आने वाला तेरा जो भी फसल है या आने वाला जो भी तेरा प्रोडक्शन है वो 6 महीने का प्रोडक्शन तू मेरे को दे देना और उसका प्राइस फ्रीज कर दे। आप लोग सब लोग ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आपके एसएफएम में, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप फ्यूचर का प्राइस फ्रीज कर देते हो, फिर वो प्राइस बढ़े या कम हो, यू आर लायबल टू ऑनर द कमिटमेंट एट दैट प्राइस। बस ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो देखो फार्मर को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा फ्यूचर का जो 6 महीने का प्रोडक्शन है वो सेल हो गया, बराबर है, एक प्राइस फिक्स हो गया तो प्राइस नीचे गिरने का और वो सब का भी टेंशन नहीं रहेगा। सो ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है एंड दैट क्रिएट मेक्स एग्रीकल्चर वेरी मच अनरेगुलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। सो अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल टू वर्क कोलैबोरेटिवली, साथ में आप कैसे काम करोगे, इनोवेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अभी मैंने जो आपको सिस्टम बताया ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये अगर एक बार इंप्लीमेंट हो गया देन इन दैट केस जो कॉर्पोरेट्स है या बिग विग्स है वो एक अच्छा प्राइस दे पाएंगे फार्मर को,
फार्मर भी एक्सप्लॉइट नहीं होगा एंड ही विल आल्सो बी एबल टू प्लान हिज प्रोडक्शन इन द बेस्ट मैनर। फोर्थ है मेरा टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी चीज है, बट इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपन सबको पता है कि टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट में टारगेट कॉस्ट क्या होता है कि भाई आपका एक सेलिंग प्राइस मार्केट में फिक्स्ड है, आपको कितना मार्जिन चाहिए वो फिक्स्ड है। सेलिंग प्राइस 100, आपका मार्जिन है से 25% ऑन सेल्स, तो आपका कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट आएगा 75। तो आपको ट्राई करना है कि कैसे भी ये टारगेट कॉस्ट जो है 75 का, इसी में आप आपका टोटल कॉस्ट वर्कआउट करने का कोशिश करो। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो ग्रेन का प्राइसेस है, फूड ग्रेन्स एंड योर वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ द फ्रूट्स, वो सब चीज इज चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर डेली बेसिस पे मेरा सेलिंग प्राइस चेंज होने वाला है तो मैं टारगेट कॉस्ट सेट कैसे कर पाऊंगा? सो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, सो इनइफेक्टिव इन करंट सिनेरियो। बट देयर आर सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज जो टारगेट कॉस्ट यूज करते हैं एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। सो एक बार अगर प्राइसिंग रेगुलेट हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, फिर आप ये सिस्टम भी यूज कर सकते हो। देन लास्ट इज इम्बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कैसा है पता है क्या कि अगर प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का मूवी किया ना, तो मेन कैरेक्टर कौन है? मैरी कॉम, बट मैरी कॉम से ज्यादा प्रियंका चोपड़ा ने कमा लिया। अब मेन बॉक्सर कौन है? मैरी कॉम, तो उसको कमाना चाहिए था ना, बट उससे ज्यादा तो प्रियंका ने उसकी खाली मूवी करके कमा लिया 1 साल में, जो मैरी कॉम ने लास्ट 20 साल में बॉक्सिंग करके नहीं कमाया। तो ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है हमारे फार्मर्स के साथ। फार्मर्स को इतना बड़ा मार्जिन नहीं मिल रहा है जितना बड़ा मार्जिन जो बीच के कमीशन एजेंट्स है उनको मिल रहा है, बिकॉज फार्मर्स हैव टू कंपल्सरीली सेल देयर प्रोडक्ट्स टू दोस कमीशन एजेंट्स, एंड फिर कमीशन एजेंट्स होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को सेल करते हैं एंड दे अर्न अ ह्यूज मार्जिन, व्हेयरएज फार्मर्स एट टाइम्स सेल इट इवन इन लॉसेस। सो ये एक इम्बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स के बीच में, जो अगेन चेंज होना चाहिए। सो ये 5 मेजर फीचर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर के। फ्रेगमेंटेड structure of industry, lack of understanding of cost and prices, understanding potential to work collaboratively, target cost management and imbalance of power distribution. I hope आप लोगों को पांचों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, टूटा फूटा, कॉस्ट और प्राइस का कोई आइडिया नहीं क्योंकि फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो तो फ्यूचर में स्कोप है बॉस। टारगेट कॉस्ट फिलहाल इनइफेक्टिव है, बट मैं बोलता हूं उसको मार्केट में लिस्ट कर दो, फिर देखो धमाल। एंड इम्बैलेंस है यार, फार्मर तो कमा ही नहीं रहा है और बाकी उसके जो प्रोडक्शन से दुनिया जरूर कमा रही है। अब चलते हैं आगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। उसके लिए अभी कॉस्ट क्या क्या लगने वाला है मेरे फार्मर को, फटाफट उसको समझने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो वो क्या क्या कॉस्ट लगेगा उसके पहले मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि वो साइकिल क्या है। जैसे पावर में मुझे पता चला कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 मेन स्टेजेस है, तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। इन द सेम वे यहां पे जो एग्रीकल्चर का कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी मुझे पता तो हो कि क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं कौन सा क्रॉप सिलेक्ट करने वाला हूं, तो वेदर इट इज अ खरीफ क्रॉप, या मैं किसके ऊपर, भाई मेरे को आलू की खेती करनी है या मेरे को कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना है, ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले मैं क्रॉप का सिलेक्शन करूंगा। बेस्ड ऑन दैट क्रॉप सिलेक्शन मैं अपना लैंड का लेवलिंग करूंगा, तो उसको बोलते हैं लैंड प्रिपरेशन। फिर जाके मार्केट में मैं सीड लेकर आऊंगा, क्योंकि भाई देखो कैसा है कि सीड उस हिसाब से मैंने मेरा जो लैंड है लेवलिंग किया रहेगा क्रॉप के हिसाब से, तो कितना डीप रखना है, कितना उसको स्टेबल रखना है, वो फिर मैं जाके सीड लेकर आऊंगा और सीड को सो करूंगा। तो सीड सिलेक्शन देन सीड सोइंग। एक बार सीड को सो कर दिया, फिर बाद में मेरे को पानी डालते रहना पड़ेगा, तब मेरा क्रॉप ग्रो करेगा। क्रॉप ग्रो कर दिया, फिर बहुत सारे इसके ऊपर इंसेक्ट्स आएंगे, तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा। और फाइनली जब क्रॉप ग्रो हो जाएगा, देन दैट केस मैं उसको हार्वेस्ट करूंगा। हार्वेस्टिंग का मतलब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है टू टेक आउट द बेस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आलू का प्लांट डाला है, तो आलू को जब मैं वहां से प्लांट से निकालूंगा उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। या से फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रॉबेरी या कोई और चीज का डाला है, तो जब मैं उसको प्लग करूंगा तो उसको बेसिकली बोलेंगे हार्वेस्टिंग फॉर यूजिंग नाउ फॉर कमर्शियल यूज। सो व्हाट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व? सबसे पहले करना क्या है, कौन सा क्रॉप मेरे को ग्रो करना है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो क्रॉप सिलेक्शन, उस हिसाब से मैं लैंड को लेवल करूंगा, फिर जाके मार्केट से सीड खरीदूंगा, फिर सीड को सो करूंगा। अब वो ग्रो कैसे करेगा, तो मेरे को उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा।
तो इरिगेशन हो गया, इरिगेशन होने के बाद क्रॉप ग्रो करेगा, क्रॉप ग्रो करने के बाद फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल्स और उसके ऊपर सब डालना पड़ेगा सो दैट द क्रॉप ग्रोज प्रॉपर्ली एंड फाइनली हार्वेस्ट मैं उसको निकालूंगा। अब ये मेरे सब स्टेप्स है, हर एक स्टेप पे कहना इसे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। से फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरा है क्रॉप सिलेक्शन, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई फिजिबिलिटी कैसा है, एरिया और क्लाइमेट बराबर है कि नहीं। से मैं अगर मेरे को से एप्पल ग्रो करना है देन इन दैट केस एप्पल के लिए एनवायरमेंट शुड बी कूल। से कश्मीर में एनवायरमेंट बहुत कूल होता है तो वहां पे मैं एप्पल ग्रो करूंगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे गर्मी है वहां पे मैं एप्पल ग्रो करने को करूंगा तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो फिजिबिलिटी, एरिया, क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। से मेरे को आम ग्रो करना है, मैंगो ग्रो करना है देन इन दैट केस से रत्नागिरी एक ऐसा एरिया है जहां पे एकदम फिजिबल क्लाइमेट है। सो फिजिबिलिटी ऑफ क्रॉप, बजट कितना है मेरा और क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कैसा है, मतलब जो मेरे पास एकड़ ऑफ लैंड है उसमें कितना क्रॉप ग्रो हो पाएगा। कुछ कुछ जो क्रॉप्स होते हैं उनको ह्यूज लैंड चाहिए होता है और अगर मेरा लैंड छोटा है देन इन दैट केस इट डजंट मेक सेंस। सो क्रॉप सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेकंड स्टेप है मेरा लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में मेरे को अब कि भाई कितना मेरे को लैंड को लेवल अप करना है, उसमें मेरे को प्लाउइंग भी करवाना है कि नहीं, ऑल ऑफ दैट। सो फर्टिलाइजर्स क्या डालना है, इंसेक्टिसाइड मेरे को डालना पड़ता है बिकॉज कई बार लैंड में है ना देयर आर लॉट ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगर मैं क्रॉप उधर ग्रो करूंगा और वो लैंड में इंसेक्ट्स होंगे तो वो खा जाएंगे, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स डालना पड़ता है। फील्ड लेवलिंग टेक्निक ऐसे ऐसे कि प्लाउइंग करना पड़ेगा और उससे जो रिलेटेड कॉस्ट है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज है मेरा सीड सिलेक्शन। तो अब यहाँ पे मैं सीड को सिलेक्ट करूंगा कि भाई कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना, अगर 10 एकड़ है तो मेरे को 10 एकड़ के लिए कितना क्वांटिटी लगेगा, प्राइस कितना है उसका क्वांटिटी का, तो ओवरऑल कितने एकर्स में कितना क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया एंड क्लाइमेट क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ सीड सिलेक्शन। फिर सीड को सो करना पड़ेगा, तो सीड को फिर मैं सो करते जाऊंगा, बट उसके लिए भी मेरे को वेदर कंडीशंस देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं सीड सो करूं और बहुत टाइम तक बारिश ना आए, या तो एग्जैक्टली तो मेरे को क्लाइमेट प्रॉपरली देखना पड़ेगा। तो सीड ऑप्टिमल वेदर कंडीशन एंड एट द सेम टाइम सीड सोइंग डेप्थ इज व्हाट आई विल हैव टू चेक आउट। फिर इरिगेट करना पड़ेगा। इरिगेशन मतलब देयर विल बी वी हैव टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स तो ही वो ग्रो कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कितने कितने टाइम में मैं इरिगेशन डालूंगा, कितना ड्यूरेशन होगा, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी गिवन टू द प्लांट्स एंड लास्ट फिर सिक्स पार्ट है क्रॉप, फिर इरिगेशन, पानी मिला उसके बाद क्रॉप ग्रो करना चालू करेगा तो कितना ग्रोथ रेट है ऑफ द क्रॉप, लीव साइज कैसा आ रहा है, क्रॉप कलर, कितना नंबर ऑफ प्लांट्स आ रहा है एक पूरे एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट। फाइनली क्रॉप ग्रो हो गया, उसके बाद मैं फर्टिलाइजर करूंगा, वीडिंग करवा दूंगा। मैं वीडिंग का मतलब क्या होता है कि देखो जब क्रॉप ग्रो करता है ना उसके साथ कई बार अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स को हटाना पड़ता है सो दैट द क्रॉप कैन ग्रो प्रॉपर्ली। तो उसको बोलते हैं वीडिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप। फ्रीक्वेंसी एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर को पानी सही मात्रा में चाहिए, एट द सेम टाइम वी नीड फूड सो दैट वी कैन ग्रो प्रॉपरली। इन द सेम वे क्रॉप को भी प्रॉपरली केमिकल्स डालना पड़ता है, उसके ऊपर भी सब इंसेक्टिसाइड्स और ये सब डालना पड़ता है सो दैट इट कैन ग्रो प्रॉपरली। तो पेस्टिसाइड्स यूज एंड इट्स क्वांटिटी एंड लास्ट है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में जैसे मैंने बोला यू विल नाउ प्लक इट फॉर द कमर्शियल यूज। सो क्रॉप स्टोरेज, क्या मोड है, क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आप उसको कमर्शियली सेल करेंगे, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। तो ये जो मेरे स्टेप्स है लॉजिकली आपको ध्यान में रखना है ये सब स्टेप्स एंड ये लॉजिक से अपने को करते जाना है, यहां पे लिखते जाना है। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टेप पे क्या क्या आएगा, फिजिबिलिटी ऑफ क्रॉप। तो पहले देखो ये बेसिकली बहुत एक्सक्लूसिवली कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एक्सक्लूसिवली बात कर रहा है कुछ फीचर्स के बारे में कि भाई ये मेरा क्रॉप सिलेक्शन है तो इसके क्या फीचर्स है, लैंड प्रिपरेशन के क्या फीचर है, सीड सिलेक्शन, फिर सीड सोइंग, इरिगेशन, क्रॉप ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन एंड हार्वेस्टिंग। अब एग्जैक्टली इसके कॉस्ट क्या लगते हैं वो नेक्स्ट वाले स्लाइड में आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इनके कॉस्ट के ऊपर चलते हैं। तो दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है पेड आउट कॉस्ट, मतलब जो मेरे पॉकेट से मैं एक्चुअली पे करने वाला हूं, और एक होता है इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट मतलब यू कैन से इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरनल नोशनल कॉस्ट। तो क्या है ये पेड आउट कॉस्ट? पेड आउट कॉस्ट मतलब अगर मैं मेरे क्रॉप को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए लेबर लाऊंगा, ह्यूमन
एनिमल ये सब लेकर आऊंगा, मशीन लेकर आऊंगा, तो ये हो गया मेरा पेड आउट कॉस्ट। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, अगर मेरे खुद के एनिमल्स है तो कई बार प्लाउइंग के लिए आपको बुलक कार्ट और वो सब का जरूरत लगता है, तो अब अगर आपके खुद के एनिमल्स है तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर आप कोई एनिमल को हायर कर रहे हो तो आपका जो हायर कॉस्ट है एनिमल का या किसी इंसान का वो लग जाएगा। आप इतने सारे फार्म पे इक्विपमेंट्स लेकर आओगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो आपका एक कॉस्ट आ जाएगा, बराबर है। अब आपका सीड सिलेक्शन के लिए, सीड परचेसिंग के लिए आप जाओगे तो वो आपका इनपुट हो गया, तो वो आपका एक कॉस्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर और इनपुट सीड, रेंट लगेगा आपके लैंड का, तो रेंट फॉर लैंड, ऑल ऑफ दिस इज योर पेड आउट कॉस्ट। एंड इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कोई आपका काम करवा रहा है आपके एग्रीकल्चर का, तो हो सकता है आप उसको एक्सक्लूसिवली पैसा ना दो, बट कहीं ना कहीं वो कॉस्ट तो लग ही रहा है उसका, सो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। फॉर एग्जांपल माय वाइफ इज वर्किंग विद मी, तो हो सकता है मैं उसको कुछ सैलरी ना दूं, बट अगर वो कहीं और काम करती तो उसको से 50,000 रुपीज का सैलरी मिलता, तो उसको जो 50,000 का सैलरी मिलता वो मैं भी उसको दे रहा हूं, ऐसे ही मानना है और ऐसे ही उसको भी एक कॉस्ट ट्रीट करना है, तो ही मैं रियल कॉस्ट निकाल पाऊंगा मेरे क्रॉप का। फिर रेंट ऑफ ओन्ड लैंड, अब अगर मेरा खुद का लैंड है देन इन दैट केस अगेन मैं खुद को तो रेंट दूंगा नहीं, बट अगर ये सेम लैंड का मैं बाहर से हायर करता तो कितना रेंट लगता, वो इंप्यूटेड कॉस्ट इसमें गिनना है। इंटरेस्ट ऑन ओन फिक्स्ड कैपिटल, खुद से जो कैपिटल लगा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो भी यहां पे मेरे को लेना है। सो पेड आउट कॉस्ट एंड इंप्यूटेड कॉस्ट दोनों को कंबाइन करके बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो वापस अपने को क्या क्या खर्चा होने वाला है, तो भाई अगर किसी ह्यूमन बीइंग को या लेबर को या एनिमल को हायर किया तो उसका हायर्ड लेबर कॉस्ट, अगर अपना खुद का एनिमल है देन इन दैट केस उसको जो इंप्रूवमेंट के लिए लगेगा या उसके मेंटेनेंस के लिए लगेगा वो कॉस्ट, इक्विपमेंट जो मेरे होते हैं उसका डेप्रिसिएशन, सीड्स जो मेरे इनपुट है वो खरीदने का जो कॉस्ट है वो, जो लैंड है उसका रेंट होगा वो, और इंप्यूटेड कॉस्ट में फैमिली लेबर का कॉस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर मेरे खुद के बच्चे, मेरे खुद की वाइफ वहां पे इन्वॉल्व है तो उनका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी इंक्लूड करो। रेंट ऑफ ओन्ड लैंड, तो जो लैंड है अगर मेरा खुद का लैंड है देन इन दैट केस जो ओवरऑल मार्केट में रेंट है उसको कॉस्ट के तरह इंक्लूड करो, और अगर मेरा इंटरेस्ट कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका भी इंटरेस्ट। सो ये सब मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन होगा। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो एक सीजन आता है जहां पे जो भी प्रोडक्शन है ना उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब सब चीज अपन ले लेते हैं एंड देन वी गो इन द मार्केट फॉर कमर्शियल सेल। तो इतना ओवर सप्लाई हो जाता है कि ओवर सप्लाई की वजह से जो प्राइसेस है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को लगता है अरे यार हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो इतना हाई और इतना ओवर सप्लाई हो गया, क्योंकि वो सीजन ही वैसा है। वो अभी से फॉर एग्जांपल मैंगो है तो मार्च अप्रैल में जो बेसिकली वहां पे ओवर सप्लाई आ जाता है आम का या मैंगो का। सो एट सच पॉइंट इन टाइम ओवर सप्लाई की वजह से फार्मर्स को कई बार प्राइस बहुत कम मिलता है। सो ऐसे सिचुएशन से फार्मर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ भी हो जाए वी विल गिव यू दिस मच मिनिमम अमाउंट इवन दो अपना जो मार्केट का प्राइस है आपके प्रोडक्ट का वो कम हो रहा है। तो इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो फार्मर है उसको लॉस भी नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम ही कैन सेल इट हैप्पीली। तो आइए पढ़ते हैं। एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट अ शार्प डिप of agricultural prices। क्या होता है इन हार्वेस्ट सीजन there is huge supply which overshadows the demand and as a result commodity prices hit the bottom। तो जैसा मैंने बोला ओवर सप्लाई ह्यूज सप्लाई होगा तो प्राइस कम हो जाता है कमोडिटी का। This results in farmers selling their produce at lowest prices causing losses to them। तो ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी टू एंश्योर
फार्मर्स अ प्रॉफिट मार्जिन एंड अवॉइड डिस्ट्रेस सेलिंग सिचुएशंस। सो ऐसा ना हो कि भाई ओवर सप्लाई की वजह से आप डिस्ट्रेस में, लॉस में बेचो, विच शुड नेवर हैपन। अब क्या बेसिस पे आप एमएसपी, गवर्नमेंट क्या बेसिस पे सेट करेगा, तो उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले कि डिमांड एंड सप्लाई कैसा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो एमएसपी भी उससे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा अपने को। प्राइस ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, देखो क्या है पता है क्या, ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसको एक एवरेज मिल सकता है, उस बेसिस पे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा भाई इतना इसका एवरेज प्राइस होता है, तो वो प्राइस ट्रेंड्स के बेस पे एमएसपी सेट कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज मार्जिन कितना देना है ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। एंड लास्ट है इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर, सी एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट कंज्यूमर को बेयर करना है, तो ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत ज्यादा प्राइस रखा है बिकॉज वेजिटेबल फ्रूट एग्रीकल्चर इज अ नेसेसिटी। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स एमएसपी सेट किया जाता है। व्हाट, एक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है मेरा, मार्केट में क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, परसेंटेज कितना मिनिमम परसेंटेज देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, एंड इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर। बेस्ड ऑन दीज 5 थिंग्स वी विल डिसाइड कि भाई इतना एमएसपी होना चाहिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। अब आ जाते हैं केस सिनारियो। केस सिनारियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो केस सिनारियो है वो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में 20 में पूछा था। केस बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेश बाजार करके एक कंपनी है, उसने अपना एक बिजनेस चालू किया है एंड बिजनेस इज ऑफ सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू एंटिटी लाइक अ डीमार्ट। तो डीमार्ट के जैसा उसने पूरा एक सेटअप किया है फ्रेश बाजार मार्ट, और वहां से वो सेल कर रहा है। देखते ही देखते उसके 150 सेटअप हो गए, बट 150 सेटअप को मैनेज करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना उसके लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो उसने रियलाइज किया कि अपने को थोड़ा स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो एंड इवेंचुअली उसने अपने 45 स्टोर्स ओपन रखे। सो 150 स्टोर्स खोले बट रियलाइज हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो अब उसने रिड्यूस करके 45 स्टोर्स कर दिए। अब बात कुछ ऐसी है कि जो वहां के जो लोकल वेजिटेबल सेलर्स है वो इनको पॉलिटिकली डीमोटिवेट कर रहे हैं और पॉलिटिकली बोल रहे हैं कि भाई नहीं, तुम लोग यहां से चले जाओ क्योंकि हमारा सेल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। जो लोकल कस्टमर है वो भी चाहता है कि यार मैं ना ये फ्रेश बाजार में ना जाऊं और मैं लोकली इसको परचेज करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोकली वेजिटेबल वेंडर के पास जाऊंगा तो मैं उसके साथ भाव ताव करवा सकता हूं, तो मेरा बार्गेनिंग पावर हाई है, तो मैं उसको बोल सकता हूं चलना थोड़ा सस्ते में दे दे। अब फ्रेश बाजार मार्ट में जाऊंगा तो वहां पे तो वो कोई सस्ते में देने वाला नहीं है, उसका जो प्राइस है वो उसी में मेरे को देने वाला है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनको। प्लस ये लोग जहां से खरीदते हैं, जहां से लोकल वेंडर खरीदता है, वही सेम जगह से फ्रेश बाजार मार्ट भी खरीद रहा है, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट उनका सेम है। हाँ भाई, फ्रेश बाजार मार्ट का थोड़ा सा क्वालिटी बेटर है ऑब्वियसली, बट फिर भी वो कस्टमर को इतना समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं उसके पास इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्राइसिंग वो नहीं है। सो ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि फ्रेश बाजार मार्ट को लॉस हो रहा है एंड वो अपने पास मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास आए और पूछ रहा है कि अब मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। आइए फटाफट केस को पढ़ते हैं। हाई क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए फ्रेश बाजार ओपन किया है, 150 स्टोर देखते ही देखते इन 3 मंथ्स, बट इंफ्रा अच्छा नहीं था तो नाउ रिड्यूस टू 45 स्टोर्स। All fruits and vegetables under one roof, but locals are preferring local vendors, facing huge opposition from politically powerful small vendors. Current situation: fruit fresh bazaar purchases from local mandis and sells at same price as local vegetable wala, but at better quality. माना business requires a lot of investment, synergy नहीं है, resulting into continuous losses. तो अब अपने को एडवाइस करना है कि कैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए। तो चलिए आइए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे अपन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूं सबसे पहला प्राइस जो इंडियन कंज्यूमर्स को हिट करता है वो है द प्राइसिंग एस्पेक्ट। अगर फ्रेश बाजार में और जो लोकल वेजिटेबल वेंडर है उसमें प्राइसिंग सेम होगा, देन इन दैट केस आप मुझे बताओ यार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जो लोकल वेजिटेबल वेंडर है उसके साथ तो वो बार्गेनिंग कर देगा, फ्रेश बाजार में तो नहीं कर सकता। तो आप पहले से ही 30-40% उसको डिस्काउंट करके दे दो। भाई डीमार्ट इसीलिए तो आज की तारीख में चल रहा है क्योंकि मेरे जो लोकल बनिया वाला है उसके पास से भी मेरे को बिस्किट मिलेगा, उसके पास से भी थम्स अप कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, बट डीमार्ट में वो सेम चीज मेरे को 30% डिस्काउंट पे मिलेगा एंड देयरफॉर डीमार्ट इज सो सक्सेसफुल। सो सबसे पहले
Fresh Bazaar should give additional discount by reducing its cost by properly analyzing the value chain. So production, processing, marketing, ये सब को properly analyze करना है अपने को. फिर तो अपने को क्या देखो कैसे पता है कि अपन डिस्काउंट कब दे पाएंगे, जब अपना खुद का भी खर्चा कम हो. तो कॉस्ट को कम करने के लिए आपका जो वैल्यू चेन है, प्रोडक्शन होता है आपका, प्रोसेसिंग होता है आपका, मार्केटिंग होता है, वो सबको आप एनालाइज करो और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कॉस्ट कम करने का बहुत स्कोप है. इशू नंबर 2 है एफबी परचेजेस फ्रॉम द मंडीज. तो अभी ये जो अपने लोकल मंडीज है वहां से आप भी परचेज कर रहे हो, और जो आपके लोकल वेजिटेबल वेंडर्स है वो भी वहां से परचेज कर रहे हैं. तो यहां पे अपन क्या बोलते हैं उसको कि भाई ऐसा करो, आप जो लोकल मंडीज है, एपीएमसी जिसको बोलते हैं, भाई देखो क्या होता है, फार्मर्स सेल करते हैं एपीएमसी को, या आप जिसको बोल सकते हो लोकल मिडलमैन को. ये जो मिडलमैन है इससे परचेज करते हैं वेजिटेबल होलसेलर्स. अब होता क्या है कि फ्रेश बाजार भी ये मिडलमैन से परचेज कर रहे हैं, तो उससे बेटर है ना कि अपन लोग ये इंटरमीडिएरी से ना परचेज करके डायरेक्टली परचेज करें फार्मर से, जिसको अपन ने अभी पढ़ा था, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. इससे क्या होगा, रिजल्ट इन सेविंग एंड क्वालिटी भी बेटर हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने को एंटर करना चाहिए. तो अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड फार्मर by agreeing at stipulated price to deliver at a future date. क्यों, अपने को क्लियर है ये चीज? ओके. यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेनिफिट क्या होगा, the local vegetable vendor can also purchase from fresh बाजार. ये एकदम बोलते हैं ना हुकुम का इक्का होगा. अपन लोकल वेजिटेबल वेंडर को भी बोल देंगे तुम वो मिडलमैन के पास मत जाओ, तुम हमारे पास आओ और हमसे खरीदो. तो क्या हो जाएगा कि लोकल वेजिटेबल वेंडर अगर अपने बोलते हैं ना अपने काबू में आ गया, देन इन दैट केस फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बॉस. सो यूजिंग contract farming, local vegetable vendors can also purchase from fresh bazaar so that opposition from small vendors can be managed. Help farmers by, अभी उसके बाद अपने को अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनके साथ सेट हो जाता है एंड इफ एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक, देन इन दैट केस अपन लोग फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं. उनको इनपुट सप्लाई कर दिया लो कॉस्ट के ऊपर, उनको कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स बता दिया, इन्फॉर्म अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प चाहिए वो दे दिया, सो दैट डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अपना फार्मर्स के साथ. अगर ये सब चीजें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाती है, देन आई फील फ्रेश बाजार कैन डेफिनेटली गिव अस अ बिग प्रॉफिट. सो ये चीजें अपने को इंप्लीमेंट करनी है. पहले तो बॉस प्राइस कम कर दो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है वो बता दो. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने से अपने जो लोकल वेजिटेबल वेंडर्स है उनको अपने साथ कनेक्ट करवा दो, एंड एट द सेम टाइम जो फार्मर्स है उनको भी हेल्प करो बाय सप्लाइंग इनपुट्स. तो फार्मर को भी लगे कि हाँ भाई ये हमारे साथ कनेक्टेड है, तो फार्मर को इनपुट सप्लाई करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, ट्रांसपोर्टेशन में उनको हेल्प कर दो. एंड लास्ट है मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अपन इर्द गिर्द सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड है. आप मोबाइल में या आपके लैपटॉप में मेरा लेक्चर देख रहे हो वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. तो क्या है इसके फीचर्स, आइए. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, एनी डिवाइस यूज्ड फॉर पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन. तो मोबाइल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्शन है. लैपटॉप से आपको मिलता है, टीवी से आपको मिलता है, ये सब जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है बाय यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो आईटी ड्राइवर ऑफ चेंज एंड ग्रोथ. अपन सबको पता है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द आईटी. इनफैक्ट देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ वाला जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजीज है, ये सब कंबाइन करके मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल ग्रो. टर्न ग्लोब इनटू अ ग्लोबल विलेज. मेरे को आज मेरे फ्रेंड के साथ बात करना है फोन पे, वो अमेरिका में बैठा है, उसको मुझे दिखाना है कि मैं कितना अच्छा डांस करता हूं. एक सेकंड में मैं व्हाट्सएप वीडियो उसको कॉल करूंगा और दिखा दूंगा कि देखो भाई कितना अच्छा चीज हो सकता है. सो पूरा ग्लोब एक ग्लोबल विलेज बन गया है. टेक्नोलॉजी इज डायनामिक, एवर चेंजिंग है, नई नई चीजें इसमें आती रहती है. सो देयरफॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग. हाईएस्ट रेवेन्यू इंडिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहां से मिलता है, एक्सपोर्ट. आपने कभी सोचा ये जो इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस इंडिया का सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, वो है टीसीएस का है. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना आपका मार्केट प्राइस है आपके स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको बोलते हैं मार्केट कैप. सो ये सब जो टीसीएस, विप्रो, कॉग्निसेंट, ये सब जो कंपनीज है
आपको इन्फोसिस, ये सब कहां से पैसा कमाती है? ये सब एक्सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर, एंड वहां से इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स आता है, एंड देयरफॉर दे आर एबल टू अर्न सो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जाओ, वहां पे आपको इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब के ऑफिसेज मिलेंगे ही मिलेंगे। सो हाईएस्ट रेवेन्यू इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहां से आता है? थ्रू एक्सपोर्ट। सो दैट इज ऑल्सो फीचर। मेजर एम्प्लॉयर इन टर्शियरी सेक्टर, एंड इसमें दो रिस्क है। क्या दो रिस्क है? एक डेटा सिक्योरिटी का, कि भाई डेटा लीक आउट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देखो फेसबुक है, ये सब जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो हमेशा याद रखना अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो आप खुद उसके लिए एक प्रोडक्ट हो। तो यहां पे फेसबुक के पास सब डेटा है अपना, व्हाट्सएप के पास सब डेटा है अपना, अगर वो डेटा लीक हो गया देन इन दैट केस कहीं भी मिसयूज हो सकता है। इसके लिए आजकल देखो साइबर फ्रॉड्स और वो सब भी बहुत होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू है मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अब मैं उसको कैसे डिग्रेड करूं? मतलब अगर उसको अभी मैं फेंक दूंगा देन इन दैट केस वेस्ट विल पायर, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो वो एक मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर ये दो कंसर्न मैंने बराबर से कर दिए देन इन दैट केस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एकदम बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। सो आइए वापस से देखते हैं क्या फीचर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फीचर्स, 5 फीचर्स मेरे को यहाँ पे जो दिख रहे हैं, 6 फीचर्स। पहला है इट इज अ ड्राइवर ऑफ चेंज एंड ग्रोथ, टर्न ग्लोब इनटू ग्लोबल विलेज, टेक्नोलॉजी डायनामिक है, एवर चेंजिंग, हाईएस्ट रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, मेजर एम्प्लॉयर इन टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब क्या है बेसिकली टर्शियरी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर के दो रिस्क है, एक है सिक्योरिटी और दूसरा है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनता है। अब ये जो 6 फीचर्स हैं इनको कंबाइन करके बनता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट है मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स। सो सबसे पहला लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो अभी यहां पे जो एक लाइफ साइकिल होता है ना कोई भी प्रोडक्ट का, तो से विंडोज का मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 10 आया। अब ये सब क्या अपग्रेड होते रहता है। तो विंडोज 10 का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है बट उसका अपग्रेडेशन तो होगा। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होता है कि आपको एक देखना होता है कि भाई कितने टाइम तक वो बेसिक चलेगा और फिर उसके ऊपर अपग्रेडेशन वो कितने टाइम तक चलेगा और कितना कॉस्ट होगा। तो आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज करना चाहिए इन योर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग is one that you will use, short span होता है, but product extension का cost should also be considered. Second है throughput accounting. अब देखो throughput accounting क्या बोलता है पता है क्या? throughput accounting बोलता है कि जो labor cost है ना, that basically is always considered as a fixed cost. So यहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि आपका जो लेबर कॉस्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली काम करते हैं, वो सब के सब यूजुअली फिक्स्ड सैलरी के ऊपर होते हैं। एंड देयरफॉर थ्रूपुट अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड इन आईटी सेक्टर। तो लेबर को आप एक फिक्स कॉस्ट मान के चलो एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू योर अकाउंटिंग। वैल्यू शॉप मॉडल यहां पे आप यूज कर सकते हो। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है ना, दैट बेसिकली इज इट्स सर्विस क्वालिटी एंड मेक योर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, गिव द बेस्ट क्वालिटी इन आईटी एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर है आउटसोर्सिंग एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। यहां पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत होता है। तो से फॉर एग्जांपल मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में काम करता हूं, सॉफ्टवेयर में वेबसाइट है बट एप्लीकेशन मेरे को बनाना नहीं आता है, तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा, एप्लीकेशन किसी को आउटसोर्स कर दूंगा। वैसे कोई एप्लीकेशन बनाने वाला होगा, उसको वेबसाइट नहीं आता होगा, वो उधर आउटसोर्स हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज गेन शेयरिंग एंड आउटसोर्सिंग। गेन शेयरिंग में कई बार आपका जो पार्टनर है, जो आपका सप्लायर है या जिसके साथ आप टाई अप कर रहे हो, उसके साथ आप एक इक्विटी अरेंजमेंट करते हो जहां पे यू आर आल्सो शेयरिंग प्रॉफिट्स विद हिम। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है इन आईटी सेक्टर। एंड लास्ट इज एबीसी कॉस्टिंग इज टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अपोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट विद शेयर्ड प्रोसेसेस। तो जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ स्पेस से फॉर एग्जांपल, अब यहां पे अगर कोई एक बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, अभी अगर मेरा ये रेंट, ये मेरा पूरा ऑफिस है, ठीक है, अब ये मेरा अगर जो ऑफिस है इसमें से मेरा जो सर्वर रूम है वो यहां पे है, देन इन दैट केस कैन आई से सर्वर रूम जो मेरा आईटी का रूम है, इसको कुछ ना कुछ कॉस्ट एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, अगर टोटल 60,000 रुपीज मेरा ये पूरे ऑफिस का रेंट है, तो से फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का मेरा ये ऑफिस है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 1000 स्क्वायर फीट का मेरा ये ऑफिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 डिवाइड बाय 1000 स्क्वायर फीट
इज व्हाट इज देयर। सो 60 रुपीज 60 पर स्क्वायर फीट का मैं रेंट पे कर रहा हूं। अब उसमें से मेरा सर्वर रूम है से 200 स्क्वायर फीट का, तो मेरे को बताओ सर्वर रूम जो मेरा आईटी रूम है उसका कॉस्ट ऑफ स्पेस मैं कितना एलोकेट कर दूंगा। सो मैं कर दूंगा सर 200 इंटू 60 विच इज से 12,000 रुपीज। सो रुपीज 12,000 विल बी द रेंट ऑफ आईटी सर्वर रूम। समझ गुरु। ऐसा ही इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि भाई टोटल कितना एरिया है वो जो स्क्वायर फीट है वो कॉस्ट ड्राइवर है, तो पर कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया मेरे को 60 पर स्क्वायर फीट का। अब उसको मैंने चार्ज कर दिया सर्वर रूम पे। वैसे ही से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज होंगे या कोई मेरे कॉमन एम्प्लॉइज होंगे तो उसमें से वो सर्वर रूम के लिए कितना दे रहे हैं तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है उसमें यूज कर सकते हो। कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली आपको फाइंड करना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट ड्राइवर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहां पे भी पॉसिबिलिटी है वहां पे आप उसको चार्ज करते रहोगे। यहां पे अपने पास एक इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सम भी दिया है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। एक आईसीए एग्जांपल करके डाला है मैंने उसको इन माय यस ये रहा ICA एग्जांपल करके टोटल कॉस्ट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो कॉस्ट ऑफ स्पेस है मेरा, कॉस्ट ऑफ पावर है, तो से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मेरा पावर जनरेशन है तो भाई टोटल कितना पावर यूज हो रहा है और उसमें से जो आईटी रूम है हो सकता है वो आईटी रूम ज्यादा पावर कंज्यूम करे तो उसमें से जितना पावर कंजम्पशन आईटी रूम का है उसको उतना चार्ज करना चाहिए। तो वाट्स में टोटल कितना किलोवाट्स मेरा पावर कंजम्पशन हो रहा है पूरे फैक्ट्री का या ऑफिस का, उसमें से आईटी रूम का कितना पावर जनरेशन है उसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करो, चार्ज इट अप। सो कॉस्ट ऑफ पावर मेरा यहां पे आ गया, कॉस्ट ऑफ कूलिंग आ गया बेस्ड ऑन कितने इक्विपमेंट्स है। इस बेसिस पे देखो यहां पे एक टिपिकल यस ये देखो यहां पे एक टिपिकल चार्ट भी दिया हुआ है मेरा फॉर द पर्पस ऑफ योर ABC कॉस्टिंग। सो सेटअप एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्विस डेवलप न्यू प्रोग्राम्स, तो आपने जो न्यू प्रोग्राम्स है उसमें भाई कितना टोटल आवर्स लगा है, करेक्ट। ऑल ऑफ दैट यूजर्स को सपोर्ट दिया है, उसमें कॉल्स है, उसमें से हमारे आईटी रूम को कितना कॉल्स एलोकेट हुआ है, उस बेसिस पे आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू चार्ज द बेस्ट possible price for the IT division। समझ गुडू। सो बेस्ड ऑन दिस ये मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया फॉर द IT सेक्टर। सो आई होप अपने को सब चीज क्लियर हो गई होगी। कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फटाफट आईटी सेक्टर के लिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पता है, शॉर्ट स्पैन है कि भाई फटाफट चीजें चेंज हो रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी इज डायनामिक, बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट एक्सटेंशन है वो कॉस्ट अपने को डेफिनेटली कंसीडर करना है। थ्रूपुट अकाउंटिंग कंसीडर लेबर कॉस्ट इन आईटी सेक्टर एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग आप यूज कर सकते हो। वैल्यू शॉप मॉडल में बोला है कि भाई जो सर्विस जो उसका मेन CSF है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है दैट इज द सर्विस क्वालिटी इन आईटी सेक्टर। आउटसोर्सिंग एंड गेन शेयरिंग होता है बहुत ही ज्यादा यूज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक्सेंचर और जेपी मॉर्गन में एक आईटी का आउटसोर्सिंग एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है। सो दैट इज हाउ दे कैन यूज। एंड लास्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है आईटी सेक्टर के वो सब एक प्रॉपर वे में एलोकेट होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट विल गिव अस द करेक्ट कॉस्ट एंड द रिजल्ट्स। सो विद दिस आई विल से दैट अपना ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लैरिटी आ गया होगा इस चैप्टर का। सो नाउ कोई भी अगर क्वेश्चन आता है वी विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू मैनेज इट एंड आई एम श्योर यू लाइकिंग द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइस। और भी आपके कुछ रिकमेंडेशंस हो या आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, कीप ऑन कमेंटिंग, योर फ्रेंड विल ऑलवेज बी विद यू, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। डाउनलोड कर लेना जो भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल से। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग।